पिछले बार की काउंटिंग 115 थी और कांग्रेस की 61। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस भी टैली बढ़ाएगी और बीजेपी घटाएगी, या आपको लगता है कांग्रेस 115 तक पहुंच जाएगी? वोट का डिफरेंस बढ़ रहा है और वोट परसेंटेज का वो गैप बढ़ रहा है, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की टैली बहुत ज्यादा बढ़ेगी। बीजेपी ये इसके आसपास ही रहना चाहिए, 30-32 सीट का डिफरेंस जो दोनों के बीच में होगा। जयशंकर जी? हाँ, मुझे लगता है कि 80 के आसपास तो कांग्रेस जाएगी और ये लोग भी 102 के आसपास, 100 के आसपास रहेंगे। और एक मजेदार चीज ये है कि दोनों गुजरात में आमतौर पर 10% वोट बाकियों में बढ़ जाते थे, लेकिन इस बार कांग्रेस और बीजेपी के वोट 90% को क्रॉस करते हुए दिख रहे हैं। तो नोटा ने बहुत वो किया है। ये प्रिडिक्ट कर चुके थे हम कि नोटा इस बार लोग इस्तेमाल करेंगे ही, क्योंकि उनमें एक अजब सा नोटा ज्यादातर उन्होंने इस्तेमाल किया, मुझे जो लगता है। जो एक बड़ा तबका था जो सरकार से खुश नहीं था, लेकिन कांग्रेस उसके लिए शायद विकल्प नहीं बन रही थी, तो उसको लगता था वोट डालने जाओ नोटा में दो, और वोट परसेंटेज जो गिरा उसकी भी एक वजह ये थी। इंडिपेंडेंस में बहुत सारी जगहों पे बहुत ज्यादा 5% जो है जो वोट पर होगा, तो वो भी कहीं न कहीं। तो आइए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी मनीष अवस्थी के पास। मनीष इस वक्त अहमदाबाद में बीजेपी दफ्तर पर मौजूद है। मनीष, मिठाइयां आ गई हैं, मिठाइयां देख ली आपने, खा तो नहीं ली गलती से? मिठाइयां अब भी आने में मुझे थोड़ा इंतजार लग रहा है दीपक भाई, लेकिन हाँ, चहल पहल बढ़ गई है, लोगों का आना शुरू हो गया है, रंग बिरंगी पोशाकों में लोग पहुंच रहे हैं, और जिस तरह से थोड़ी देर के लिए जो मायूसी आई थी, अब चेहरे खिलते हुए दिख रहे हैं। मैं बीजेपी के कमलम दफ्तर जो कि कोबा गांधीनगर में, वहां पर हूं, और मेरे कैमरामैन गणेश बताएंगे कि आखिर क्या नजारा है। सबकी नजरें टिकी हुई हैं एलईडी पर, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे आंकड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं। जिस तरह से सेंसेक्स का आंकड़ा ऊपर नीचे होता है, वैसे ही इन रुझानों का हो रहा है। तो चेहरे लेकिन इस बात को लेकर अब आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं कि हाँ, अब सरकार तो यही बीजेपी की बनेगी। जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था, आपने भी उस बात को कहा था कि भाई जो जीता वही सिकंदर। तो इस बार जो दिख रहा है, सिकंदर तो बनते दिख रही है बीजेपी, लेकिन हाँ, बाजीगर को भी नकारा नहीं जा सकता, जो कि राहुल के रूप में दिख रहा है कि अगली बार बाजी लगाने में राहुल पीछे नहीं दिखाई देंगे। इस बार भले ही वो थोड़े शिकस्त पा गए, लेकिन हाँ, बीजेपी ने सरकार बनाते सरकार के करीब पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। बाजीगर फिल्म का कौन सा डायलॉग है मनीष भाई? हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं, ऐसा कुछ डायलॉग है ना फिल्म में? बाजीगर जी हाँ, बिल्कुल यही डायलॉग है। अच्छा, प्रदर्शन अच्छा रहे फिर जीते या हारे एक अलग बात है, वो लोगों का दिल जीतने वाली बात होती है वो। आलोक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और आलोक शर्मा जी, बड़ी आस थी, बड़ी उम्मीद थी, प्रदर्शन तो अच्छा रहा, लेकिन फिर भी दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए। देखिए दीपक भाई, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जो असली ताकत है, सच्ची ताकत है, वो जनता के हाथ में है। जनता ने जो जनादेश दिया है, अभी चल रही है गाड़ी, देखते हैं कहां तक क्या पहुंचता है, उसके बाद ही सही विश्लेषण का समय आएगा। लेकिन लग रहा है कि अभी बाजी हाथ से निकलती हुई लग रही है, क्योंकि बाजी की बात चल रही है, इसलिए मैं कह रहा हूं। बाजी की बात चल रही है इसलिए कह रहे हैं। और आलोक जी, आपने जिस साफगोई से बात की, उसके लिए मैं आपका हमेशा कायल रहता हूं। कैलाश भाई, आप भी बहुत अच्छे गायक हैं, मुझे तो मालूम है कितने कार्यक्रमों में आपने गीत और संगीत का आनंद उठवाया है कितने सारे बीजेपी नेताओं को, और आप लगभग हर मध्य प्रदेश की कैबिनेट के कार्यक्रमों में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हमेशा गाना गाते थे। आज गुजरात की सिचुएशन और पूरे चुनाव पर आपको कौन सा गाना गुनगुनाने का मन कर रहा है? अभी तो गाने के बारे में सोचा नहीं दीपक जी, एक बार फिर से आऊंगा सोचकर और आपको गाना सुनाऊंगा निश्चित रूप से। बिल्कुल, मैं इंतजार करूंगा कि जब 2/3 बहुमत होगा तो मैं आपको फोन करके गाऊंगा, आप चिंता मत कर। चलिए ठीक है, फोन करूंगा आपको। चलिए ठीक है। आलोक जी ने मान लिया है एक तरह से कि उनके हाथ में उतनी सफलता नहीं मिली जितनी उम्मीद वो करते थे। आलोक जी से आप क्या कहना चाहेंगे आज? कि बीजेपी को, चलिए एक मिनट, कैलाश जी का शायद कनेक्शन कट गया है हमसे। हम जो ट्रेंड आ रहा है नितिन पटेल, सभी जगह पर जहाँ कोई नुकसान वाली बात थी, ऐसे कोई भी व्यक्ति का या कोई भी कक्षा का आंदोलन का हमें अभी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं दिख रहा है। सूरत में बात करिए, सूरत में बेटी को ऊपर बीजेपी मैंने वही बोला कि हम हमारे उम्मीदवार जहाँ आंदोलन की इफेक्ट होने वाली बात बताते थे लोग,
वहाँ कोई भी जगह पर कोई आंदोलन की कोई इफेक्ट अभी तक दिखती नहीं है। बीजेपी के उम्मीदवार सभी ऐसी सीटों पर भी आगे है जहाँ पहले लोग बोलते थे कि यहाँ आंदोलन की इफेक्ट होगी। तो मैं वही बताता हूँ कि ओवरऑल गुजरात की जनता विकास चाहती है और नरेंद्र भाई मोदी जी का नेतृत्व चाहती है। और ओवरऑल जब गिनती पूरी होगी तो गुजरात में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। तो नितिन भाई दावा करते हुए कि गुजरात में बीजेपी की सरकार बनेगी। हम आलोक शर्मा जी के पास चले, उससे पहले हमारे पास एक बहुत शानदार पैनल है। निर्मल पाठक जी हैं, जयशंकर गुप्ता जी हैं और विनोद अग्निहोत्री जी हैं। आपको क्या लगता है विनोद जी, कांग्रेस ने 5 गलतियां, 2 गलतियां, चलिए 5 पे नहीं जाते, 5 में हमारी ज्ञान की गंगा बहुत लंबी हो जाएगी। मैं 5 भी गिना सकता हूँ, 5 तो आप गिना सकते हैं आराम से। आप जैसा आदमी 10 गिना दे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी गलतियां क्या थी? सबसे बड़ी कांग्रेस की गलती थी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में। कांग्रेस ने कई जगह जो है गलतियां, कम से कम 10 सीटें तो मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से, जहां मैं कुछ सीटों पर गया, जहां कांग्रेस के जो कैंडिडेट, जैसे ठक्कर नगर की सीट अहमदाबाद की है, वहां अगर कांग्रेस जेडी पटेल को टिकट देती तो सीट आदमी के हाथ में होती। वहां इन्होंने बाबूभाई मंगूकिया को दिया जो 2 बार पहले चुनाव हार चुके हैं। एक खैरालू सीट है, वहां अशोक देसाई जो इनके सबसे मजबूत उम्मीदवार थे, वो शायद कॉन्टेस्ट में भी थे, जब जितने लोग मैंने बात की सबने कहा उनको टिकट मिलना चाहिए था, वहां किसी और को दिया गया। इस तरह एक सीट और थी, कई सीटें ऐसी थी जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में, जबकि एक सीट महत्वपूर्ण थी। आप देख रहे हैं जिस तरह से मुकाबला हुआ है, कांटे की लड़ाई कांग्रेस में रही है और एक तौर पर तो आगे भी निकल गई थी। तो ऐसे में एक सीट जब महत्वपूर्ण होती है उसमें, और दूसरा क्या हुआ, सीट जब आपने टिकट दे दी उसके बाद आपने कोई मैनेजमेंट नहीं किया, जो आपके बागी लड़ रहे थे या जो घर बैठ गए थे उनको मनाने का। एक तो ये गलती कांग्रेस ने की। दूसरी गलती कांग्रेस की ये थी कि कांग्रेस की जो 2007 में भी कांग्रेस की हुई, 2012 में भी हुई, कांग्रेस ओवर डिपेंडेंस हो जाती है। 2007 में वो गोवर्धन झड़फिया और वल्लभ भाई कथिरिया, जो केशुभाई पटेल का जो पूरा ग्रुप था जो निकल के बीजेपी से आया था, उन पर निर्भर हो गई थी। और 2012 में एमजेपी लड़ रही थी तो उनको लग रहा था बीजेपी के वोट कट रहे हैं और हम निकल जाएंगे। इस बार उनकी ज्यादातर निर्भरता हार्दिक पटेल, अल्पेश और जिग्नेश पे हो गई, जिसमें अल्पेश और जिग्नेश तो अपना चुनाव लड़के खुद फंस गए, वो तो और कहीं जा ही नहीं पाए और उसकी वजह से उनका जो जनाधार था उसमें बिखराव पैदा हुआ। और हार्दिक ने मेहनत की, निश्चित रूप से बड़ी मेहनत की, लेकिन कहीं ना कहीं शायद कांग्रेस की निर्भरता ऊपर ज्यादा थी। इसलिए जो ग्राउंड मैनेजमेंट है कांग्रेस का, कि जो बूथ लेवल का मैनेजमेंट है, उसमें कांग्रेस बीजेपी से पहले भी पीछे थी और पीछे रही। 2 रीजन आपके जयशंकर जी। नहीं, एक तो ये है कि जो नाराजगी थी सरकार के खिलाफ, उसको भुनाने के लिए कोई संगठनात्मक ढांचा मजबूत करने की जो जरूरत थी वो कांग्रेस नहीं कर सकी। दूसरा ये कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार हर चुनाव से पहले वो रिसर्च करती है उस पूरे राज्य का, उसकी स्थिति का, उसके सामाजिक ढांचे का। कांग्रेस ये काम नहीं कर पा रही है। जैसे आप देखिए कि केशुभाई पटेल की नाराजगी जब से बढ़ी नरेंद्र मोदी के खिलाफ, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार पाटीदार समाज को टारगेट करके चुनाव लड़ रही है। और पाटीदार बनाम अन्य, जैसे यही रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बनाई कि यादव और जाटव बनाम अन्य, मतलब यादव अखिलेश यादव के साथ होंगे, जाटव मायावती जी के साथ होंगे और बाकी को लामबंद करना। आपने देखा होगा जितनी अति पिछड़ी जातियां थी सबको बीजेपी ने अपने साथ जोड़ा। इस बार भी उन्होंने यही किया कि जो कंट्राडिक्शंस थे जो ठाकुर में और पटेलों में, उसको बीजेपी ने भुलाने की कोशिश की, उभारने की कोशिश की। कांग्रेस उस मामले में पीछे रह गई। दूसरी बात जो है, कांग्रेस ने जिस तरह से राहुल गांधी को पेश किया, जनेऊधारी ब्राह्मण के रूप में पेश किया, वो भी कहीं न कहीं जो निचली तबके के लोग हैं, जो पिछड़ी जातियों के लोग हैं, उनको लगा कि भाई ये तो ब्राह्मणवाद और मनुवाद वाले भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, वो कांग्रेस उसी रास्ते पे जाने जा रही है। गुजरात का पहला सीट का नतीजा आ गया है। कोई आश्चर्य नहीं मुझे, एलिसब्रिज सीट है अहमदाबाद की, बीजेपी ने जीती है। बीजेपी का खास गढ़ माना जाता था एलिसब्रिज। मैं याद ही कर रहा था उनको और कहने ही वाला था। इसी सीट को लेकर उनका झगड़ा हुआ था नरेंद्र मोदी जी से, जब वो सीट छोड़ने की बात हुई थी। तो एलिसब्रिज सीट में भारतीय जनता पार्टी जीत गई है और 70,000 वोटों से जीते हैं। 70,000, जिसको आप एक प्रचंड बहुमत कहेंगे, प्रचंड बहुमत। निर्मल जी, आपके हिसाब से कांग्रेस की गलती क्या थी? देखिए, कांग्रेस में एक तो लीडरशिप वहां कोई नहीं है। अगर 1-2 लीडर हैं भी उनके, तो उनको कांग्रेस ने किसी ने उनको प्रोजेक्ट करने की हिम्मत नहीं जुटाई। ऐसे समय में जब इलेक्शन इंडिविजुअल ओरिएंटेड होता जा रहा है, किसी एक इंडिविजुअल को देख के लोग वोट दे रहे हैं,
बीजेपी के पास भी वहां चेहरा नहीं था, क्योंकि विजय रूपाणी उस तरह का फेस नहीं है, लेकिन वहां नरेंद्र मोदी थे। इसलिए कांग्रेस को किसी न किसी को वहां प्रोजेक्ट करना चाहिए। दूसरा, कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने की मशीनरी है ही नहीं। जैसे बीजेपी के कंपैरिजन में अगर आप उसको देखें तो कांग्रेस उससे बहुत पीछे है। नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार उन्होंने खत्म किया और दूसरे दिन वो गुजरात में चुनाव प्रचार करने पहुंच गए। कांग्रेस ने 3 महीने देर उसके बाद वहां कांग्रेस को याद आई उसकी, उनकी कमिटीज लास्ट तक गुजरात बनने वाली चले गए। तो ये कांग्रेस के पास ऑर्गेनाइजेशनल मशीनरी जो चुनाव लड़ने के लिए जरूरी वो चाहिए, उनको साजो सामान चाहिए, उसकी बहुत ही कमी है। नेताओं, क्षेत्रीय नेताओं की बहुत जबरदस्त कमी है। राष्ट्रीय स्तर पर भी अभी नरेंद्र मोदी के कंपैरिजन में राहुल गांधी बहुत पीछे हैं। ठीक है, आलोक शर्मा के पास चलते हैं, फिर मैं अनुज जी के पास जाऊंगा। आलोक जी, कई सारी कमजोरियां कांग्रेस की गिनाई, सबसे बड़ी बात है आपका डंडा है, आपका झंडा है, सब जगह है, लेकिन आपका एजेंडा नहीं है, आपका कार्यकर्ता नहीं है। तो आखिर इस कमी को कैसा पूरा करेंगे? क्योंकि राहुल गांधी के जो एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ थे, जो उन्होंने किया था कि मैं एनएसयूआई में डेमोक्रेसी लाऊंगा, मैं यूथ कांग्रेस में डेमोक्रेसी लाऊंगा, पर्ची कटती थी और उसके आधार पर तय हो जाता था कि ये अध्यक्ष होगा, ये उपाध्यक्ष। अरे पर्ची काटनी हो तो मैं कितनी काट सकता हूं, मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनके जो एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ थे, जो काडर बनाने के, वो पूरी तरह से फेल हो गए। इसको आप किस ढंग से देखते हैं? देखिए, मैं आपकी बात तक काफी हद तक सहमत हूं कि एक जो राहुल जी ने कदम उठाया वो नीयत बहुत अच्छी थी और उसमें बहुत अच्छे एक उनके विचार थे कि भाई पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी हो, ऑर्गेनाइजेशन में लोग किसी की अप्रोच से, पैसे से, धन बल से, कहीं और से गलत माध्यम से एंटर ना करें। लेकिन उसका शायद कहीं ना कहीं जिस तरह से ग्राउंड में क्रियान्वयन हुआ उसमें कमियां रही। दीपक जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन 22 साल तक हम वहां पर विपक्ष में रहे और ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं हमारी वहां पर बिखर गई। मैं इस बात से भी पूरी तरह से सहमत हूं, क्योंकि 22 साल तक वहां पर जिस तरह की विंडिक्टिव पॉलिटिक्स रही, राजनीति हुई, उसके बावजूद मैं कहूंगा कि 22 साल तक जो कार्यकर्ता हमारा आज वहां मैदान में खड़ा रहा, इतनी ज्यादा वहां पर जातियां होने के बावजूद मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से उस कार्यकर्ता को सैल्यूट करता हूं। लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूं और पूर्व वक्ता की बात से भी सहमत हूं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन और संगठन के अंदर मजबूती आनी चाहिए थी, 10 साल सब जब हम केंद्र सरकार में रहे, शायद वो मजबूती हम वहां के ऑर्गेनाइजेशन में। आलोक शर्मा जी, मैं विनोद अग्निहोत्री बोल रहा हूं। एक मेरा सवाल है आपसे, क्या आपको लगता है कि आत्ममंथन अगर करें, हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, गुजरात में कांग्रेस के पास कोई बड़ा नेता नहीं है, शंकर सिंह वघेला एक नेता हुआ करते थे आपकी पार्टी में, और अगर इस बार उनको आप थोड़ा सा महत्व देते और पार्टी से बाहर न जाने देते या मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ते, तो क्या शायद नतीजे आपके पक्ष में आ सकते थे? देखिए, ये तो बहुत ही भविष्य के गर्व का प्रश्न है। अब तो अजीब का हो गया, तो वैसा होता, लेकिन कोई भी पार्टी से अगर कोई भी चीज, अगर कोई भी व्यक्ति एक हमसे टूट कर गया तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान हुआ, और अगर वो साथ रहते तो आज लग रहा है कि शायद बेहतर रहते। तो इसका मतलब ये, इस पर आत्ममंथन जब करेगी पार्टी तो इस तथ्य पर भी ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि आपके जो दूसरे अर्जुन मोढवाडिया के पता नहीं क्या स्थिति है, पीछे है कि आगे हैं? पीछे हैं, जो कि आपके विधायक दल के नेता रहे हैं। शक्ति सिंह गोयल भी शायद पीछे हो गए हैं या आगे हैं? अनुज जी, आप बताइए। थोड़ी पहले पीछे हो रहे हैं, वो आगे पीछे चल रहे हैं, मतलब कुल मिला के वेरी ट्रू। शक्ति सिंह गोयल, तो ये दो बड़े नेता, आपके सिद्धार्थ पटेल शायद आगे चल रहे होंगे। तो जो आपके क्षेत्रीय नेता हैं, प्रदेश के नेता हैं, जिनको कि नरेंद्र मोदी जी के बाद कम से कम उनका 3 साल हो गया, उस वक्त जो शून्य पैदा हुआ गुजरात की राजनीति में नेतृत्व का, चूंकि मोदी जी दिल्ली आ गए, तब जो भर सकते थे वो कवायद कांग्रेस पार्टी ने नहीं की। सारा कुछ आप लोग निर्भर हो गए हार्दिक पटेल और राहुल गांधी। मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा, विराम दूंगा। आप बताइए, अर्जुन मोढवाडिया पीछे चल रहे हैं, शक्ति सिंह गोयल मांडवी से पीछे चल रहे हैं, ये कांग्रेस के 2 सबसे बड़े नेता हैं। अर्जुन मोढवाडिया पोरबंदर से पीछे चल रहे हैं, शक्ति सिंह गोयल मांडवी से पीछे है। शक्ति सिंह ने एक बार सीट बदली थी, भावनगर सीट छोड़ करके वो मांडवी गए थे। शक्ति सिंह और अर्जुन मोढवाडिया दोनों अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी विजय रूपाणी आगे निकल नहीं पाए। विजय रूपाणी भी आगे हो गए, नितिन पटेल भी आगे हो गए, दोनों आगे हो गए। ट्रेंड रिवर्स हो गया है, 103 पर अटक गए हैं और 78 पर। और कांग्रेस जीतो वघानी, और हम उसका भी देखते हैं, जीतो वघानी और विजय रूपाणी चुनाव लड़े नहीं इस बार, लड़ते पता नहीं उनका क्या। और शक्ति सिंह गोयल एक अच्छे वक्ता है, बहुत अच्छा बोलते हैं हिंदी, और
उनकी वजह से अहमद पटेल राज्यसभा का चुनाव जीते थे। उनकी स्ट्रैटेजी थी मोटे तौर पर। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि वो अपनी सीट से बाहर ही नहीं निकल पाए। उनको इस तरह से घेरा भारतीय जनता पार्टी ने। अर्जुन मोरवाडिया के मामले में क्या हुआ कि पोरबंदर में उन्होंने 2 अर्जुन मोरवाडिया खड़े करवा दिया। तो छोटू बसावा क्या हो गए? छोटू बसावा क्या जनता दल के टिकट से छोटू बसावा नाम से दूसरा आदमी खड़ा कर दिया गया तीर कमान की टिकट से। बिल्कुल, तीर कमान का टिकट और छोटू वसावा का डुप्लीकेट, ये कई एक्सपेरिमेंट हुए हैं। लेकिन धीमंत कुछ कहना चाह रहे हैं। धीमंत, मुझे ये बताइए कि जो गलतियां यहां पर सब लोगों ने गिनाई, आपको क्या लगता है कांग्रेस की सेल्फ गोल सबसे बड़ी गलती की थी? और पीएम मोदी संसद भवन पहुंच गए, संसद का सत्र अभी से शुरू होने वाला है, प्रधानमंत्री ने विक्ट्री का साइन दिखाया है। आज संसद के अंदर आग रहेगी, बिल्कुल आग रहेगी। इसलिए रहेगी क्योंकि सब सवाल उठाएंगे कि संसद का सत्र इतनी लेट क्यों शुरू हुआ, क्योंकि गुजरात के चुनाव थे। अब हम बढ़ते हैं आगे और जीवन के बाद चलते हैं और जीवन से ये पूछते हैं कि क्या कांग्रेस के सेल्फ गोल ने ही बीजेपी के लिए ट्रेंड बदलना शुरू कर दिया? जो गुजराती अस्मिता, आपके बेटे को, आपके ढीकरे को नीचे दिखाने वाली बात सामने आई उसके बाद से। जी दीपक जी, इसमें 2 मुद्दे। एक तो कांग्रेस के बारे में बात करेंगे, जो आपने शंकर सिंह वाघेला का मुद्दा उठाया उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा। अब कांग्रेस में संगठन नहीं है, इलेक्शन मशीनरी नहीं है, वो तो सब जानते हैं। 22 साल से बीजेपी और मोदी के जो कार्यकर्ता है रजनीकांत के रोबोट की फौज की तरह काम करते हैं। न सिर्फ इलेक्शन मशीनरी बल्कि एक बाकायदा इलेक्शन फैक्ट्री है उनकी। उसी की वजह से उनको ये आज जो 105, 110 सीटें मिलेगी वो मिल रही है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो आपने कहा वो मुझे लगता है कांग्रेस की ओर से जो सेल्फ गोल हुए। आज जो कांग्रेस यहां हारेगी, राहुल गांधी हारेगी, वो बीजेपी की वजह से तो है ही, पर बीजेपी के साथ साथ उनके खुद के जो लोग हैं, जैसे कि मणिशंकर अय्यर है, जिन्होंने मोदी जी को नीच कहा और मोदी ने जिस तरह इस मुद्दे पे खेला, मोदी के लिए फिर एक बार वो मौत का सौदागर मोमेंट थी जो 2007 में सोनिया गांधी ने उन्हें दिया था, इस बार मणिशंकर अय्यर ने उन्हें दिया। पाकिस्तान वाली मीटिंग जो मणिशंकर अय्यर के घर पे हुई वो भी एक मुद्दा रहा। अहमद पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री बन सकते हैं कह के मोदी ने जिस तरह पोलराइज किया पूरा माहौल, इसका असर आप पूरा देख सकते हैं। जिस तरह 105 सीट बीजेपी की दिख रही है और 76 पे